हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, जो भी आप समझो। मेरा नाम मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और ये जो बैच है ये उदय के नाम से जो है ये बैच चलाया जा रहा है। और ये जो उदय के नाम से बैच है ये मेरे क्लास 9th के प्यारे बच्चों के लिए है। किसके लिए है? क्लास 9th के प्यारे बच्चों के लिए ये उदय बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं वो इसको देख सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लास 9th में जीव विज्ञान जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें जो भी टॉपिक आपका है, कोई भी बुक हो, मेनली हम लोग एनसीईआरटी लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, मेनली हम क्या लेके चलते हैं? एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड के बच्चा हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, एनसीईआरटी वहां पर जरूर फॉलो करी जाती है और एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो टॉपिक होते हैं, अगर मान लो कि एनसीईआरटी में अगर वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कम बताया गया है तो उसको हम लोग यहां पर ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। और एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मान लो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लो अगर एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक भी आपके यहां पर कवर किए जाते हैं। ठीक, तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है बेटा आपका ऊतक। क्या चैप्टर है? ऊतक। ठीक है, और इस ऊतक का ये जो लेक्चर आज जाने वाला है ये है बेटा लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 आज जाएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। ठीक है, जो कि जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर बेटा खत्म होने वाला है, हालांकि खत्म ही हो गया है। हम लोगों ने जितना भी अभी तक ऊतक के बारे में पढ़ा था वो सब का सब खत्म हो चुका है। फिर आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस ऊतक के चैप्टर में। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो आज की क्लास है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की क्लास में बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको पता है कि एनसीईआरटी में पीछे की तरफ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है, किस तरह से हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्टिव का मतलब टिक वाले नहीं है, ठीक है, लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। उनको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अभी तक हम लोगों ने ऊतक में जो कुछ भी पढ़ा उसको हम लोगों ने टॉपिक वाइज कवर किया। ठीक, आज हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज ऊतक में आने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है टॉपिक टू बी कवर्ड। आज बेटा कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे? तो पहले मैं आपको यहां पर एक बार फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज चर्चा करी जाएगी। आज उनके बारे में हम लोग देखेंगे, चाहे वो चित्र वाले हो या फिर वो सिर्फ लिखने वाले हो या लिखने चित्र के साथ साथ उनको लिखने वाले हो, जैसा भी है, जो कुछ भी है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊतक को परिभाषित करिए। क्या कह रहा है? ऊतक को परिभाषित करिए। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ऊतक है वो किससे मिलके बना होता है? ऊतक किससे मिलके बना होता है? ऊतक बेटा कोशिकाओं का समूह है। ऊतक क्या है? मैंने आपको बताया था ऊतक जो है
वो कोशिकाओं का समूह है ना। ठीक, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है, जो कोशिकाएं हैं। और बेटा कोशिका क्या होती है? अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? कोशिका की, तो आप सभी को पता है जो कोशिका है, ये कोशिका बेटा क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है ना। अगर आप बात करोगे किसकी? अगर आप बात करोगे कोशिका की, अगर हम बात करें कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका बेटा क्या है? कोशिका जीवन की, आप सभी को पता है, पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना। पता है आप सभी को कि जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, अब ये कोशिका एक कोशिका है और फिर एक से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा। विभाजन के फलस्वरूप जब कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से करते करते बहुत सारी कोशिकाओं का जो है निर्माण होता रहता है। और वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं आगे चल करके कोशिका का समूह। क्या बनाती है बेटा? कोशिका का समूह बनाती है। और ये जो कोशिका का समूह है वो बेटा क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। तो पूछ रहा है ऊतक को परिभाषित करिए, तो आपको एक लाइन में आंसर भी देना भी आना चाहिए। एक लाइन में अगर आपसे आंसर पूछा, अगर आपके अध्यापक पूछें, ठीक है, कि यह क्वेश्चन अगर सिर्फ एक लाइन में आ रहा है कि ऊतक क्या है, ऊतक को परिभाषित करिए, तो आप क्या बताएंगे कि जो ऊतक है वो कोशिकाओं का समूह है। ठीक है ना। ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। ठीक है, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं बेटा? ऊतक बनाती है। वही चीज यहां पर लिखी भी हुई है कि किसी भी जीव के शरीर में, क्या लिखा है? किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिकाओं का समूह है, क्या है बेटा? किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिकाओं का समूह है, किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको बेटा क्या कहते हैं? उसको ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊतक है, ये उत्पत्ति, जो ऊतक है ये उत्पत्ति में एक समान हो। कैसे हो? उत्पत्ति में एक समान हो और एक विशेष कार्य को करती हो। जो ये ऊतक हैं ये उत्पत्ति में एक समान है और किसी विशेष कार्य को करते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है? अगला भी वही पॉइंट कह रहा है कि जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। मतलब बात वही हो गई कि क्या है? कोशिकाओं का समूह है। एक और यहां पर पॉइंट हमने आपको दे दिया है कि जो ऊतक का अध्ययन है, क्या है? ऊतक का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं बेटा। जो ऊतकों का अध्ययन है, ठीक है, जब ऊतक का आप क्या करोगे? अध्ययन करोगे ऊतक का। ठीक है, जब आप ऊतक के बारे में उसका अध्ययन करोगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको ऊतक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ऊतक विज्ञान कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो अंग्रेजी शब्द क्या है बेटा? हिस्टोलॉजी है। और हिंदी में क्या कहते हैं? उसको ऊतक विज्ञान कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। चैप्टर का जो है शुरुआत ही इसी से है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या? ऊतक। तो ऊतक क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है बेटा, कोशिकाओं का समूह है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, यहीं पर हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार। तो साधारण हम लोग ऊतक के दो प्रकार पढ़ते हैं। एक जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं, जिनको हम लोग पादप ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? पादप ऊतक कहेंगे। ठीक, और दूसरा जो जंतु में पाए जाने वाले ऊतक होंगे उनको क्या कहेंगे? जंतु
ऊतक कहेंगे। तो ऊतक के प्रकार में क्या है, जो पेड़ पौधों में ऊतक पाए जाते हैं वो पादप ऊतक कहलाते हैं, जो जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं वो जंतु ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रकार के तत्व मिल करके जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के तत्व मिलकर के जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो जाइलम है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखते हैं XYLEM, तो क्या हो गया, ये जाइलम हो गया। ठीक है, और ये जो जाइलम ऊतक ये कहां पाया जाएगा, जंतु में कि पेड़ पौधों में, तो ये पादप ऊतक है। क्या है ये, पादप ऊतक है। कैसा ऊतक है ये, पादप ऊतक है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, पादप ऊतक में भी दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है विभज्योतक ऊतक, जो जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करती रहती हैं, वो होते हैं विभज्योतक। ठीक है, और जब उनकी कोशिकाएं विभाजित करना बंद कर देती हैं तो वो होते हैं स्थायी ऊतक। क्या होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं। तो पादप ऊतक कैसा है, पादप ऊतक कैसा है, स्थायी ऊतक है। ठीक है, पादप ऊतक कैसा है, स्थायी ऊतक है। मतलब ये जाइलम किस में आएगा, स्थायी ऊतक का हिस्सा है। स्थायी ऊतक, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो कोशिकाएं या जो ऊतक पेड़ पौधों में पाए जाएंगे उनको पादप ऊतक कहेंगे, जो जंतु में पाए जाएंगे उनको जंतु ऊतक कहेंगे। अब पादप ऊतक के प्रकार क्या है, जंतु ऊतक के प्रकार क्या है, वो वहां पर इसीलिए नहीं बताया, आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों को देखना है कि जाइलम ऊतक का निर्माण कौन करता है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो जाइलम ऊतक है ये क्या है। तो जाइलम ऊतक एक तरह का पादप ऊतक है। ठीक, और पादप ऊतक में भी वो क्या है, स्थायी ऊतक है। स्थायी ऊतक क्या कहते हैं, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, इसमें क्या है, विभाजन की क्षमता, विभाजन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। विभाजन की क्षमता ठीक, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है किसमें, इसीलिए तो वो स्थायी है ना। स्थायी का मतलब क्या है, वो स्थायी कब होगा, जब उसकी जो कोशिकाएं हैं या उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करेंगी, तो विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर विभाजन करेंगी तो वो पादप ऊतक का कौन सा भाग हो जाएगा, वो दूसरा भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विभज्योतक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विभज्य ऊतक। तो विभज्य ऊतक पहला वाला है और ये जो स्थायी ऊतक है ये दूसरा वाला है। ठीक, विभज्य ऊतक की खास बात क्या है, विभज्य ऊतक की खास बात क्या है कि यहां पर क्या है, इस विभज्य ऊतक में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, विभज्य ऊतक में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, कोशिकाएं विभाजन करती हैं। कोशिकाएं विभाजन करती हैं किसकी, विभज्य ऊतक की। और जब उनमें विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, स्थायी ऊतक हो जाती है। ठीक, तो अब ये हो गया स्थायी ऊतक। और अगर हम बात करेंगे स्थायी ऊतक के प्रकार की, ठीक है, तो स्थायी ऊतक में भी आपको दो तरह के प्रकार मिलेंगे। ठीक, स्थायी ऊतक के ये बारे में हो गया। और स्थायी ऊतक के प्रकार की बात करेंगे तो आपको यहां पर दो तरह के प्रकार मिलेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं कि स्थायी ऊतक के प्रकार, स्थायी ऊतक के प्रकार। और स्थायी ऊतक के जब आप प्रकार की बात करेंगे तो आपको यहां पर दो तरह के स्थायी ऊतक मिलेंगे, एक सरल और दूसरा जटिल।
सरल और जटिल। ठीक है, सरल की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्थायी ऊतक में भी जो सरल हैं उनके जो प्रकार हैं सरल ऊतक के, वो वहां पर आएंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, यहां पर चर्चा करेंगे जटिल की। किसकी चर्चा करेंगे, जटिल की। और जटिल की जब चर्चा करेंगे तो जटिल में हम लोगों को दो तरह के यहां पर मिलेंगे, एक होगा जाइलम, जिसकी चर्चा हम लोगों को यहां करनी है। तो पहले फ्लोएम लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं, पहले फ्लोएम लिख लेते हैं ना। एक हो गया फ्लोएम ऊतक और दूसरा हो गया जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक। ठीक, अभी हम सिर्फ बेसिक चीजें, क्वेश्चन पे आए नहीं अभी हम लोग, है ना। अभी मत समझना कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। अभी हम आपको यहां पर क्या बता रहे हैं, खाली ये पादप ऊतक के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, पादप ऊतक की चर्चा कर रहे हैं कि पादप ऊतक दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, पहला विभज्य ऊतक है और दूसरा कौन सा है, स्थायी है। ठीक है ना, तो विभज्य ऊतक में जो कोशिकाएं वो विभाजन करती हैं, स्थायी में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। अब अगर स्थायी ऊतक के प्रकार देखोगे तो सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक की चर्चा बाद में करेंगे अगले क्वेश्चन में। जटिल स्थायी ऊतक की अगर चर्चा करेंगे तो जटिल स्थायी ऊतक में दो तरह के ऊतक आएंगे, एक फ्लोएम ऊतक आएगा, एक जाइलम ऊतक आएगा। ठीक है, अब कह दो जाइलम पहले आना चाहिए फ्लोएम बाद में, उसमें परेशान नहीं हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे आप जाइलम पहले लिखो चाहे फ्लोएम पहले लिखो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक। अब क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर किसकी बात कर रहा है, जाइलम ऊतक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जाइलम ऊतक की बात कर रहा है। और यहां पर भी क्या लिखा है, यहां पर भी क्या लिखा है, जाइलम ऊतक लिखा है। ठीक, तो चलो अब जाइलम ऊतक को देखते हैं। तो जाइलम ऊतक को जब देखेंगे, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि कितने प्रकार के तत्व, कितने प्रकार के तत्व जो है जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। तो चार प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो जाइलम ऊतक का निर्माण करती हैं। कितनी तरह की कोशिकाएं करती हैं, चार तरह की कोशिकाएं जाइलम ऊतक का निर्माण करती हैं। कितनी, चार तरह की कोशिकाओं से जाइलम ऊतक मिलकर के बना होता है। पहला, पहला है वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, ठीक, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक, और चौथा है जाइलम रेसे। जाइलम रेसे, ये चार तरह की जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, जाइलम ऊतक का। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारा क्वेश्चन है कि जाइलम ऊतक में कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो जाइलम ऊतक में कितने कितने तत्वों से मिलकर के बना होता है, चार तरह के तत्वों से मिलकर के बना होता है। और वो आपका यहां पर दिया हुआ है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेसे। ठीक है, वाहिनिकाओं, वाहिनिकाओं को ट्रैकिड्स कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश शब्द इसका ट्रैकिड है यहां पर। ठीक, और वाहिकाओं को वेसल्स कहते हैं। ठीक, बाकी जाइलम पैरेन्काइमा को इंग्लिश में भी जाइलम पैरेन्काइमा लिखेंगे और जाइलम रेसे को जाइलम फाइबर लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है। और पादप ऊतक की सारी चर्चा कर ली है, खाली किसको छोड़ करके, सरल स्थायी ऊतक को छोड़ करके। बाकी जटिल स्थायी ऊतक की पूरी चर्चा कर ली है, सरल स्थायी ऊतक की चर्चा भी हम लोग आगे चल करके करेंगे, अभी जब क्वेश्चन उसमें आएगा। ठीक, तो यहां से आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से क्लियर होता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं बेटा। देखो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अंतर पूछा गया है यहां पर। क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सरल, सरल ऊतक और जटिल ऊतक,
ये वही सरल और जटिल स्थायी ऊतक हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखो ये है ना सरल ऊतक और जटिल ऊतक, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा था कि आपको बाद में इसकी चर्चा और अच्छे से की जाएगी। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सरल ऊतक एक पूछ रहा है सरल ऊतक और दूसरा पूछ रहा है जटिल ऊतक। ठीक है ना। चलो, कह रहा है सरल ऊतक और जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कि सरल ऊतक के बारे में आपको बताना है और जटिल ऊतक के बारे में आपको बताना है। पीछे हम लोगों ने सिर्फ उदाहरण पढ़ा था जटिल ऊतक का। क्या पढ़ा था, ये देखो लिखा है जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, लिखा है ना। जटिल ऊतक का उदाहरण लिखा है जाइलम और फ्लोएम, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। लेकिन हमने कहा था सरल ऊतक आपको आगे बताएंगे, तो वो ये है सरल ऊतक। ठीक है, अब यहां पर सरल ऊतक की बहुत अच्छे से चर्चा कर ली जाएगी। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जितना आपको बता रहे हैं ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको बता रहे हैं, इतना ही अगर आप लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। ठीक है ना। तो सरल ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये जो सरल ऊतक है ना, ये जो सरल ऊतक है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो सरल ऊतक है, सरल ऊतक में जो नंबर पहला है, जो पहला नंबर है, जो नंबर पहला है वो कह रहा है कि इन ऊतकों की रचना एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होती है। इसीलिए क्या है बेटा, इसीलिए क्या है सरल, यहां पर एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जब एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाएंगी, जब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जटिल स्थायी ऊतक हो जाएगा। ठीक, जटिल ऊतक की बात करेंगे तो ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। बहुत सिंपल है। सरल तो बिल्कुल ही सरल है क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जबकि जटिल, अब वो कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला अंतर हम लोगों ने यह समझा। ठीक, पहला अंतर हम लोगों ने यह समझा। दूसरे अगर अंतर की बात करेंगे, दूसरे अंतर की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो सरल ऊतक है उसके जो यहां पर जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आखिरी में उदाहरण समझेंगे कि 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो पौधे के सभी भागों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, पौधे के सभी भागों में पाई जाती हैं। जबकि जटिल ऊतक की अगर बात करेंगे तो वो सभी भागों में नहीं पाई जाएंगी। कहां मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, केवल, ध्यान से देखो क्या लिखा है, केवल संवहनी क्षेत्र में होते हैं। संवहनी क्षेत्र का मतलब यहां पर क्या है, संवहन ऊतक से है। किससे है, संवहन ऊतक से। ठीक, अब ये संवहन ऊतक क्या है, हमने आपको बताया था कि संवहन ऊतक में आपको जाइलम और फ्लोएम दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक हमको परिरंभ मिलता है जिसको अंग्रेजी में पेरीसाइकिल कहते हैं, हिंदी में परिरंभ कहते हैं। ये जो परिरंभ है ये जाइलम और फ्लोएम को क्या कर रहता है, घेरे रहता है। तो पहले परिरंभ आएगा, फिर जाइलम और फ्लोएम आएंगे, एकदम सेंटर पे क्या आएगा, पित्त आएगा। ठीक, और परिरंभ को कौन घेरे रहेगा, तो एंडोडर्मिस घेरे रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, परिरंभ हो गया। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से समझना है तो हमने आपको जब पढ़ाया था पादप ऊतक का जो लेक्चर था, तो लेक्चर नंबर 3 था ये, मतलब ऊतक का लेक्चर नंबर 3, उसमें जो है इस परिरंभ की, जाइलम की, फ्लोएम की, एंडोडर्मिस की विशेष चर्चा करी है। हालांकि लेक्चर नंबर 2 में भी इसकी चर्चा करी है, आप उसको बहुत डीपली वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो जटिल ऊतक है जो कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये केवल कहां पाए जाते हैं, संवहनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। संवहनी क्षेत्र का मतलब वहां पर संवहन ऊतक पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोला गया, संवहनी क्षेत्र बोला गया है। जबकि जो सरल ऊतक है वो पौधे के हर भाग में पाए जाएंगे, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, कोई भी भाग हो, पौधा इन्हीं 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, जड़, तना और पत्ती। तो पूरे भाग में, सभी भाग में सरल ऊतक पाए जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब नंबर 3 देखते हैं इसके कार्य। पहला था कि क्या होता है, दूसरा कहां पाया जाता है, तीसरा इसके कार्य क्या हैं। जब कार्य की चर्चा करेंगे तो जो सरल ऊतक है वो किसका कार्य करता है, सुरक्षा का भी कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये जो दृढ़ ऊतक है ना,
ये जो दृढ़ ऊतक है ये क्या देता है पौधों को, ये सुरक्षा देता है। ठीक है, दृढ़ ऊतक जिसको अंग्रेजी में स्क्लेरेंकाइमा भी कहते हैं, वो क्या देता है पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक, तो कार्य क्या हो गया कि सुरक्षा देगा, और कार्य क्या है भंडारण में काम आएगा, और कार्य क्या है यांत्रिक सहायता भी प्रदान करेगा। तीन कार्य हो गए। कितने कार्य हो गए बेटा, तीन कार्य हो गए। पहला हो गया सुरक्षा, दूसरा हो गया भंडारण, और तीसरा हो गया यांत्रिक सहायता। तो सरल जो ऊतक है वो ये तीन काम को करेंगे। अब आते हैं जटिल ऊतक में। तो जटिल ऊतक में तीसरा पॉइंट क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पूरे पौधों में बेटा, पूरे पौधों में जड़ से लेकर के जो है पत्ती तक, और पत्ती से लेकर के जड़ तक पूरे पौधों में कार्बनिक पदार्थ का और पानी का और खनिज लवणों को स्थानांतरित करने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब यहां पर समझो, स्थानांतरण का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। स्थानांतरण का मतलब क्या है, स्थानांतरण का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना, एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। किसका का मतलब है, स्थानांतरण का मतलब है। ठीक है, क्या क्या लिखा है, कार्बनिक पदार्थ मतलब भोजन, कार्बनिक पदार्थ मतलब भोजन, और पानी और खनिज लवण। ठीक है, तो पानी और खनिज लवण को कहां से भेजा जाएगा, जड़ से, है ना। जड़ों के माध्यम से मिट्टी में क्या मौजूद है, जल, पानी और क्या है, खनिज लवण है। तो जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर लिया जाएगा, और जाइलम ऊतक की सहायता से, किसकी सहायता से, जाइलम ऊतक की सहायता से जल और खनिज लवणों को पौधे के सभी भागों में क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। अगर बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ की, जिसका मतलब क्या है भोजन, तो भोजन कहां बनता है, भोजन कहां बनता है, जड़ में तो बनता नहीं है, कहां बनता है, पत्तियों में। कौन सी पत्तियों में, हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में क्यों, क्योंकि हरी पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां हरी होती हैं, और वो क्या करती है, जो पत्तियां हरी हैं, जो क्लोरोफिल वर्णक है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो पौधे के हरे भागों में, मतलब कि पत्तियों में जो भोजन बन रहा है, जो कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, उसको पौधे के सभी भागों में क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। और भोजन को स्थानांतरित करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, भोजन को स्थानांतरण करेगा। क्या करेगा, भोजन का स्थानांतरण करेगा। जबकि जो जाइलम है वो पानी और खनिज लवणों को, पानी और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा। ठीक, तो अगर सरल ऊतक की बात करेंगे, उसका कार्य क्या है, हम यहां पर किसकी चर्चा कर रहे हैं, कार्य की। ठीक, किसकी चर्चा कर रहे हैं, कार्य की। क्या है ये, कार्य। ठीक है ना। तो सरल ऊतक का क्या कार्य है, सुरक्षा, भंडारण और यांत्रिक सहायता। जटिल ऊतक का क्या कार्य बेटा, कार्बनिक पदार्थ, पानी और खनिज लवणों को स्थानांतरित करना। ये क्या है, कहां पाए जाते हैं, संवहन ऊतक में। कैसे होते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करेंगे तो बेटा दो तरह के उदाहरण हैं यहां पर। ठीक है, नंबर 4 क्या है, उदाहरण। उदाहरण में कौन कौन मिल जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, पानी और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा, जबकि फ्लोएम क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सरल ऊतक की, तो सरल ऊतक में जो उदाहरण है वो कितने उदाहरण है बेटा, 3। कितने हैं उदाहरण, 3। मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेन्काइमा। मृदूतक को क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। स्थूल कोण ऊतक को क्या कहते हैं, कॉलेनकाइमा। आपको हिंदी में भी यही लिखा मिलेगा। ठीक है, और दृढ़ ऊतक को क्या कहते हैं, स्क्लेरेन काइमा। क्या कहते हैं, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, हिंदी में भी आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, ऐसे स्क्लेरेन काइमा अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, स्क्लेरेन काइमा, है ना। ऐसे आपको हिंदी में लिखा मिल जाएगा क्या,
कॉलेन काइमा। हालांकि ये कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, आपको पता है कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखा मिल जाएगा पैरन काइमा, पैरन काइमा, ठीक है। तो वही शब्द हिंदी में वही अंग्रेजी में। कितने उदाहरण है, 3 उदाहरण है। तो ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया क्या, सरल उतक और जटिल उतक में अंतर देख लिया, ठीक है। सरल उतक और जटिल उतक ये दोनों ही क्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही स्थायी उतक के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। और स्थायी ऊतक भी किसका है, पादप ऊतक का है। किसका है, पादप ऊतक का है, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरन काइमा, क्या कह रहा है, पैरन काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। देखो लिखा है हिंदी में, जबकि यही अंग्रेजी शब्द है। देखो इधर देखो, अभी मैंने आपको बताया पैरन काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, यही अंग्रेजी शब्द है, इसी को किस में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। ये देखो पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए, के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। और आधार क्या बताया गया है, किसके आधार पर बेटा, कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर क्या करना है, भेद स्पष्ट करना है। ये आपको जो क्वेश्चन करना है इसको चित्र की सहायता से करना है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया क्या है, कोई भी एक चित्र बना दो, ये एक ही जो है उसके 2 चित्र बने हैं, ठीक है ना। ठीक, तो एक तो ये हिस्सा हो गया इसका, एक ये हिस्सा हुआ, ठीक। अच्छा, और ये 2 अलग अलग चित्र हैं, कैसे हैं, ये 2 अलग अलग, मतलब ये अलग है, ये अलग है ना। इन दोनों में से आप कोई भी एक बना दो, कोई भी एक बना दो, ठीक। ये क्या है, ये है पैरन काइमा, क्या ये पैरन काइमा। ये क्या है, कॉलन काइमा, कॉलन काइमा। ये क्या है, स्क्लेरन काइमा। ठीक, तो ये हो गया पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। ये 3 तरह के यहां पर आपको क्या करने हैं, आपको ये दिए गए हैं और इसका चित्र आपको बनाना है, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य काट है, ये अनुप्रस्थ काट है, तो कैसा भी बना दो, जैसा तुम्हारी मर्जी करे वैसा बना दो। इसके बीच देखो कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति कैसी, पतली है, कैसी है, पतली है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी है, मोटी है, इसको मोटा कर दो। ये कैसी है, ये मोटी मोटी कोशिका भित्ति है ना, ठीक। ये वाली कैसी है, ये भी मोटी है। अब कहोगे सर अंतर क्या है, आपने कहा ये पतली है तो आपने मान लिया, इसकी कोशिका भित्ति कैसी है, पतली है, ठीक। लेकिन इसकी कोशिका भित्ति मोटी है, इसकी भी कोशिका भित्ति मोटी है ना। तो कहोगे सर अब इसमें दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है कॉलन काइमा की, वो सिर्फ कोनों में है, किनारों पर मोटी है। कहां पर मोटी है, मोटी तो है लेकिन कहां पर, किनारों पर, सिर्फ और सिर्फ कहां पर, किनारों पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये देखो, ठीक, यहां मोटी है, यहां पर मोटी है, ये वाला हिस्सा। जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कॉलन काइमा की भित्ति है वो कहां पर, किनारों पर मोटी रहती है, जबकि जो स्क्लेरन काइमा की भित्ति ये भी मोटी है, ये भी मोटी है, लेकिन कहां पर, पूर्ण सतह पर, पूर्ण सतह है,
ठीक है, जो इसकी पूरी सतह पूरी की पूरी मोटी है, जबकि जो कॉलन कायमा की है इसकी कहाँ मोटी है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, किनारों पर, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जैसे हिस्सा हो गया, ये वाला यहां पर मोटी है ना, ये कलर आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर मोटी है बेटा, किनारों पर, ठीक है ना। जबकि इस क्लैरन कायमा की अगर आप बात करोगे तो इसकी पूरी की पूरी सतह मोटी है ना, पूरी की पूरी सतह मोटी है। तो सिर्फ कोशिका भित्ति के आधार पे पूछा गया है, तो कोशिका भित्ति की खाली हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें खाली क्या पूछा, कोशिका भित्ति के आधार पर जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना है, जितना क्वेश्चन पूछेगा इसीलिए उसको चित्र की सहायता से बना देंगे और उसको दिखा देंगे, देखो भैया ये पतली है और लचीली होती है, जबकि ये मोटी है, लेकिन कहां कहां पर मोटी होती है, सिर्फ और सिर्फ किनारों पर मोटी होती है, जबकि ये मोटी है जबकि कहां पर, पूरी की पूरी सतह पर मोटी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, रंध्र के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि रंध्र के क्या कार्य होते हैं। रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। अगर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा कार्य, लेकिन अगर चर्चा करें कि ये कहां पर पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि जिसको आप पढ़ने जा रहे हो, जिसके कार्य पढ़ने जा रहे हो स्टोमेटा की, रंध्र के, वो कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पत्तियों पर। कहां पर पाए जाते हैं, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। आपको पूछेगा पत्तियों की सतह पर ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं कि निचली सतह पे पाए जाते हैं, तो निचली सतह पे ज्यादा पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे कम पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो पौधे जमीन पे होते हैं ना, जो पौधे जमीन पर होते हैं, पानी में नहीं होते हैं, जमीन पे होते हैं, भूमि पर उगते हैं, उसमें क्या होता है कि धूप जो है सीधे ऊपर से आती है। तो ये मान लो पत्ती है और पत्ती पे सीधे ऊपर से क्या पड़ेगी, धूप पड़ेगी, ऊपर धूप आ रही है, सीधे पत्ती पे ऊपर से आ रही है, पत्ती पड़ रही है। तो स्टोमेटा पे जब बहुत ज्यादा धूप होगी तो रंध्र पे धूप पड़ेगी, वो बेचारे बेकार हो जाएंगे। अगर हम ही लोग धूप पे खड़े रहें तो जब बहुत तेज धूप लगती है तो चिलचिल से मचने लगती है ना, अरे यार भागो यहाँ से, कहाँ खड़े हो, छाया में खड़े हो, तुरंत ढूंढते हैं कोई छाया कि भैया किनारे खड़े हो जाओ, छाया में खड़े हो जाओ, है ना। तो बेचारे ये तो पेड़ पौधे हैं, ये भाग भी नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ये वहीं पे बने रहेंगे। तो ये अपनी आकार में परिवर्तन लाते हैं। आकार में कैसा परिवर्तन कि ऊपर की सतह पर रंध्र कम होंगे और निचली सतह पर, ये जो निचली सतह है यहां पर जो रंध्र हैं वो ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे उसके पत्तियों की सतह पर ही। कहां पे होंगे, होंगे पत्तियों की सतह पर, लेकिन ऊपरी सतह पर कम और निचली सतह पे ज्यादा। वहीं अगर हम बात करेंगे पानी में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, तो जो पेड़ पौधे पानी में पाए जाते हैं उनकी ऊपरी सतह पर ज्यादा होते हैं और निचली सतह पर कम होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर इसके कार्य की बात करेंगे, किसकी, अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो देखो, जो इसका पहला और महत्वपूर्ण कार्य है वो है गैसों का आदान प्रदान। क्या है, वो है गैसीय आदान प्रदान, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान, कौन सी गैसों का आदान प्रदान करता है भैया, देख लो, एक है ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। दो ही तरह की गैसों का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। ये ऑक्सीजन है और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। इन्हीं गैसों को क्या करता है, आदान प्रदान जो है रंध्र के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। रंध्र का खुलना और बंद होना पौधे और आसपास के बीच गैसीय आदान प्रदान में मदद करता है। और क्या करता है, कौन सी गैसों का आदान प्रदान करेगा मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करेगा। इसका पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है बेटा, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन क्या है भैया, ये वाष्पोत्सर्जन है अतिरिक्त जल को, ध्यान से देखो इधर, अतिरिक्त पानी को क्या करना है, जल वाष्प के रूप में
बाहर निकाल देना है। जो पौधे की पत्तियां हैं वो अतिरिक्त पानी को, जो पौधे के पास पानी है, जो हम लोग पानी देते हैं, या पौधे जिस पानी को जमीन से अवशोषित करते हैं, उस पानी को अपने जो क्रियाएं हैं, जो उसकी जो उसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही हो या जो भी उपापचय क्रिया हो रही है, उनके लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी ऐसा वो पानी जो अतिरिक्त है, जिसकी जरूरत पौधे को नहीं है, उस अतिरिक्त पानी को क्या करते हैं, जल वाष्प के रूप में, किसके रूप में, हमेशा याद रखेंगे, जल वाष्प के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वातावरण में भेज देते हैं। तो अतिरिक्त पानी को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह वाष्पोत्सर्जन कौन करता है, रंध्र का कार्य है। किसका कार्य है, रंध्र का कार्य है। अब तीसरे की बात करेंगे तो जो स्टोमेटा है, मतलब कि जो रंध्र है, वो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है ना, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ऑक्सीजन हमने आपको पहले बताया कि गैसीय आदान प्रदान करेगा, और गैसीय आदान प्रदान में किसका आदान प्रदान करेगा बेटा, गैसों का। कौन सी गैसों का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और वो भी कब होता है ये, तो ये यहां पर ये इसने बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पौधों की हरी पत्तियां हैं वो क्या करेंगी, वो पानी को लेंगी। किसको लेंगी, पानी को लेंगी। ठीक है, और ये क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, क्या करती है, हम आपको प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन बता रहे हैं। पानी को लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, और क्या बना देगी, और बना देगी कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। और क्या निकाल देगी, क्या लिखा है, ऑक्सीजन को छोड़ने की सुविधा। तो क्या निकाल देगी, ऑक्सीजन निकाल देगी। क्या कर देगी, ऑक्सीजन निकाल देगी। ठीक, तो जो है पानी को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और क्या बना दिया, ये बना दिया C6H12O6, जिसको क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, तो ये ग्लूकोज बना देगा, क्या कर देगा, ग्लूकोज बना देगा। ठीक, क्या कर देगा, ग्लूकोज बना दे, C6H12O6। अब यहां पर और क्या होना चाहिए, तो और होना चाहिए यहां पर सूर्य का प्रकाश। क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या नाम है इसका क्या नाम है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो कि ये होती है कि जो है वाटर और CO2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये किसके माध्यम से हो रही है, तो ये रंध्र के माध्यम से होती है। ठीक, और क्या करता है, मौसम के अनुसार रंध्र के खुलने और बंद होने से क्या करता है, नमी का संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या करता है, नमी का संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, पांचवा क्या कह रहा है, रात में, कब, रात में रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और रात में रंध्र क्योंकि बंद हो जाता है तो जो पानी है वो पानी को छिद्रों से बाहर निकलने से रोकता है। मतलब रात में पानी पेड़ पौधों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और पानी का बाहर जाना मतलब क्या हो गया, ये पानी को जलवाष्प के रूप में बाहर जाना मतलब क्या हो गया,
वाष्पोत्सर्जन हो गया, मतलब कि रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। आप एक पॉइंट यहां से और नोट कर सकते हैं कि रात में जो है वो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रात में रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल पाता पत्तियों से। इसका मतलब कि रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, चलो ये हो गया रंध्र के कार्य, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज हम आपके लिए लाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है बेटा, महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप जो है आज के लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर क्या है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का समरी है। क्या है ये, पूरे चैप्टर का समरी है, चाहे वो पादप ऊतक हो या फिर वो जंतु ऊतक हो, कुछ भी हो। आज हम लोग सब एक ही दिन, ठीक है, और कम जो है समय में, और पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, वो भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम देखते हैं यहां पर तीन प्रकार के पेशी रेशे पाए जाते हैं, मतलब पेशी ऊतक। और बेटा आपको पता है कि पेशी ऊतक किसका है, जंतु ऊतक है। क्या है, जंतु ऊतक है। आपको पता है ना कि जो जंतु ऊतक है वो कितने होते हैं, 4 तरह के जंतु ऊतक होते हैं। पहला एपिथेलियम होता है, दूसरा संयोजी होता है, तीसरा पेशी ऊतक होता है, और चौथा कौन सा होता है, तो चौथा तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है, लिख दे क्या। अगर हम लोग बात करेंगे जंतु ऊतक की, किसकी बात करेंगे, जंतु ऊतक की बात करेंगे, तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के हैं, टोटल 4 प्रकार के हैं ना। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला क्या है, एपिथेलियम है। ठीक, दूसरा संयोजी ऊतक है, तीसरा पेशी है, जो कि यहां पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है ना, पेशी रेशे। ठीक, और चौथा कौन सा है, तंत्रिका है, तंत्रिका ऊतक है। ठीक, तो 4 प्रकार के जो है जंतु ऊतक हैं, जिसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पेशी रेशों में चित्र बना करके, क्या बना के, चित्र बना के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा आपको ये बता दें कि ये क्या है, पेशी ऊतक है, और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेशी ऊतक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे ये हो, ये तीनों किसके प्रकार है, पेशी ऊतक के प्रकार हैं। और पेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 3 प्रकार होते हैं। पहला ये कौन सा है, तो आपको पता है ये ऐच्छिक पेशियां हैं। क्या है ये, ऐच्छिक पेशियां हैं। ये क्या है, अनैच्छिक पेशी है। ठीक, और ये कौन सी है, तो ये हृद पेशी है। ठीक, कौन सी पेशी है, हृद पेशी है। ये कौन सी ऐच्छिक है, ये वाली कौन सी, अनैच्छिक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ऐच्छिक पेशियां हैं इसको और क्या कहते हैं, इसको रेखीय पेशी भी क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेखीय पेशी कहते हैं, इसको अरेखीय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अरेखीय कहेंगे। ठीक, और इसको कॉर्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डियक। कॉर्डियक हालांकि अंग्रेजी शब्द है, कॉर्डियक कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक, आप लोग लिखा देखेंगे हिंदी में ही, लेकिन वो कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं ये ऐच्छिक पेशियां हैं, मतलब कि जैसे ये किसका चित्र बना है, हाथ का चित्र है। अब ये जो बेटा हाथ है, अब यहाँ पर हाथ ऐसे लिखा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे हिला रहे हो, आपकी मर्जी आप ऐसे हिलाओ। ठीक है, आपकी मर्जी किसी को मार दो, आपकी मर्जी किसी को दौड़ा लो। ठीक है, पैरों से क्या करो, उसको दौड़ा लो, मारो उसको बेचारे को। तो ये जो है क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ना, कि नहीं यार आज मेरा मन है क्या करना है, आज इसको निपटाना है। आज जो है, आज 4 दोस्तों में प्लानिंग बनी है, आज इसको निपटाना है, आज इसको निपटा के मानेंगे। और जैसे ही क्लास छूटा, स्कूल छूटी, गए और भाई साहब दे बटाबट उसको निपटा दिया। तो ये जो आपके हाथ चल रहे हैं, तो भैया ये मेरी गलती नहीं है ना, ये क्या है, ये ऐच्छिक पेशी है, ये आपकी इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं भैया ये मेरी गलती नहीं है, मेरा मन नहीं था, मेरे हाथ अपने आप बड़बड़ा रहे थे और उसको मारने लगे, है ना, अड़सा रहे थे मेरे हाथ किसी को मारने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये आपके जो हाथ उड़ रहे हैं, या हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम कैसे हैं, ऐच्छिक ऊतक यहां पर काम कर रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं अनैच्छिक की। तो अनैच्छिक क्या है? तो अनैच्छिक है जैसे कि मान लो सांस लेना। अब ये सांस क्या आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, मतलब कि अगर आप चाहो कि हम सांस 2 घंटे के लिए रोक लें तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है अगर तुमको जानना हो कि नहीं अब हम इस दुनिया में रह चुके हैं और मेरा यहाँ से मोह माया जो है भंग हो गया है, हमको सीधे भगवान के पास जाना है, तो अपनी सांस हमेशा के लिए रोक लो, तब हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि हमें जिंदा भी रहे हम 2 घंटे के लिए सांस रोक ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने खाना खाया, किस लिए खाना खाया? जिससे कि वो आपको क्या मिल जाए, ऊर्जा मिले। क्या मिले? ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, इसलिए आप क्या करते हो? खाना खाते हो। आपने खाना खाया, खाना क्या होता है? पेट में जाने के बाद खाना पचता है, तो खाने का पाचन होता है। तो ये जो पाचन की क्रिया है, ये कैसी क्रिया है? ये भी अनैच्छिक क्रिया है। आप शादी पार्टी में गए, तो शादी पार्टी में क्यों गए थे? क्योंकि किसी ने आपको बुलाया था, तो भाई साहब आप चले गए। लेकिन आप कहाँ जाते हो? उससे मिलने जाते हो जिसकी शादी है? नहीं। कहाँ जाते हो? जो आपका टारगेट होता है खाने। आपका टारगेट शादी पार्टी में जाकर क्या होता है? उससे मिलने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक भ्रम की बात है। आपका मुद्दा होता है खाने का, तो आप सीधे टूटते हैं खाने के लिए। और जैसे ही आप खाने जाते हो उसके पहले ही 56 प्रकार के भोजन, है ना, घर में तो दिखते नहीं है, तो शादी पार्टी में ही 56 प्रकार के भोजन आपको दिखते हैं। तो जैसे ही वहां 56 प्रकार के भोजन देखे, तो भाई साहब बस अब क्या ही कहा जाए, मुंह में लार आ गई, है ना, लार टपकने लगी। पहले क्या खाया जाए समझ में नहीं आ रहा है, बतासे खाएं कि पहले जो है डोसा खाएं, कि जो भी आपको अच्छा लगता है पहले वो जो मीठा वाला जो भी आइटम है वो खाया जाए, है ना। तो उन सबको देख करके लार टपकने लगती है। तो ये जो लार का आना है, ये भी क्या उनकी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है कि खाने को देख करके लार टपकती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। टेंशन नहीं लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो जिसको देख करके लार टपक रही है उसी भोजन को जाकर के सबसे पहले निपटा लो, ठीक है ना। शादी बागी तो फिर उससे मिलते ही रहेंगे, क्या है, और फिर मम्मी पापा तो गए हैं मिलने के लिए ना। अपना मुद्दा क्या है? खाना खाना। अब अगर और भी कोई मुद्दे हैं तो फिर वो आप जान सकते हैं भाई, उसकी तो जानकारी हमको नहीं है। अपना टारगेट क्या रहता है? सीधे खाना खाना, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया क्या हो गई? भोजन का पाचन, सांस लेना, ठीक है। रक्त का जो हमारी पूरी बॉडी में जो परिसंचरण हो रहा है, वो चाहे उत्सर्जन की क्रिया हो या लार आना हो या फिर ये पलकों का झपकना हो। अब ये जो हमारी आंखों की जो पलकें ये झपक रही हैं, आपकी पलकें झपक रही होंगी, तुम चाहो इसको रोक लो, रोक सकते हो नहीं, है ना। लेकिन अब ये भी ना करो कि उसको ज्यादा ही बढ़ाने लगो, ये अपनी मर्जी से जितना पलकें झपक रही उसको झपकने दो। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनैच्छिक क्रिया। लेकिन अब तुम रास्ते में खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारी एक ही पलक झपकने लगी और एक अब इसे रुक गई, एक झपकने लगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर वहां पे थप्पड़ तुमको पड़ने लगेंगे, है ना। तुमको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। हालांकि कुछ लोग ये जानबूझ के भी करते हैं, तो उनको इस चीज का अंदाजा है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं आंख मारना, है ना। एक एक पलक रोके हैं और एक उसको जल्दी जल्दी फड़फड़ा रहे हैं, और सामने क्या कर रहे हो? भैया आंख मार रहे हैं। भैया मेरी गलती नहीं है, हम आंख नहीं मार रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है? ये अनैच्छिक क्रिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये अनैच्छिक क्रिया है जो अपने आप हो रही है। अब कोई निकल रहा था, हमको देख के अच्छा लगने लगा, तो मेरी आंख क्या होने लगी? फड़फड़ाने लगी, जैसे भोजन को देख करके लार आने लगती है। तो उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन फिर ही बेचारे लड़के इतने सीधे होते हैं, फिर भी वो मार खा जाते हैं। तो क्या किया जाए भाई? अब बिना गलती के मार खा जाते हैं, तो उसमें क्या ही किया। इससे सबसे बढ़िया क्या है कि जैसे ही ऐसा काम हो तो सबसे पहले भाग लो वहां से, है ना, जिससे तुम्हारी जगह कोई और पड़ी आए। तो ये कौन से बड़ा होती है? ये अनैच्छिक पेशियां हैं जिनको आरेखित कहती है, ठीक है। अगर हृदय पेशी की बात करेंगे तो बेटा हृदय पेशी सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। जो आपका दिल धड़क रहा है, जिसके लिए धड़क रहा है, उस हृदय में कौन सी पेशी पाई जाएगी? हृदय पेशी पाई जाएगी। क्वेश्चन था कि चित्र बना करके अंतर स्पष्ट कीजिए, चित्र बना दिया गया है। और ये कौन सा चित्र है? नीचे वाला कौन सा चित्र है? तो नीचे वाला बेटा ये जो चित्र है, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, किससे देखते हैं? जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको चित्र दिखाई देता है, जो नीचे आपके बना हुआ है, जो नीचे आपके बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से चित्र दिखाई देता है। तो जो आपको चित्र बनाना है वो यही वाले चित्र बनाने हैं, ठीक है। ये देखो कैसा है बेटा, बेलनाकार है। कैसा है ये बेलनाकार है, और इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या ये हो। ये वाली बेलनाकार नहीं होती है, ठीक है, लंबी है, और आखिरी में कैसी है? नुकीली है। आखिरी में कैसी हो गई है? यहां पे जाने के बाद नुकीली हो गई। तो ये कैसी होती है? नुकीली होती है, ठीक है। और ये वाली कैसी है बेटा? ये शाखान्वित है। ये सिर्फ एक ही है और एक से ही बहुत सारी यहां पर बनी हुई है ना। एक ही है और एक से ही यहां पर क्या है? बहुत सारी ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये शाखान्वित होती है, ये नुकीली होती हैं और लंबी होती हैं। और ये कैसी होती है बेटा? बेलनाकार है और आकार में लंबी है, ठीक है। तो आपको यही चित्र बनाने हैं। ऊपर वाले चित्र इसलिए बनाए गए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? ये आहार नाल का चित्र है। किसका चित्र है?
आहार, आहार नाल का चित्र है, वहां पर ये यकृत दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपको अमाशय दिखाई दे रहा है। ये आपकी बड़ी आंत है, ये कौन सी आंत है, ये बड़ी आंत है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर है, ये ऐसे ऐसे लंबी मुड़ी हुई सी, ये कैसी आंत है, ये छोटी आंत है, ठीक है। और भी बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा भाग दिखाया गया है। ये मेन है अमाशय, ये क्या है, ये अमाशय है। यहां पर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो जो भोजन के पाचन की क्रिया है वो कौन सी क्रिया है बेटा, अनैच्छिक क्रिया, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। जो आगे का क्वेश्चन है वो देखो, वही चीज आ गई यहां पर फिर से। क्या कह रहा है, सेम चीज कह रहा है। यहां पे क्या कह रहा है, रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों में शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति, उसके कार्य और स्थान के आधार पर जो है क्या करिए, अंतर स्पष्ट करिए, ठीक है। अब आप ये अपने आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, ये होमवर्क है। कह दो ये होमवर्क क्यों दे दिया, ये इसीलिए दे दिया क्योंकि इसके पहले अभी जो हम जितनी चर्चा कर रहे थे वो यही था। देखो लिखा है रेखीय, ये क्या लिखा है, आरेखीय, और ये क्या लिखा है, हृदय, ठीक। और क्वेश्चन क्या है, देखो रेखित, आरेखित और कार्डियक मतलब कि हृदय। कार्डियक कौन सा शब्द है, हमने आपको बताया था, ये अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है ये, कार्डियक कैसा है, अंग्रेजी शब्द है, उसी को हिंदी में लिख दिया गया, ठीक है। तो स्थिति, कार्य और स्थान के आधार पर क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। और ये आपके लिए क्या है बेटा, ये होमवर्क है। क्यों, क्योंकि इसके पहले इसके बारे में सब कुछ एक एक पॉइंट आपको हमने समझा दिया है, कौन कहां पाया जाता है, किसका क्या कार्य है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का क्या करिए, चिन्हित चित्र बनाइए, चित्र बनाना है। पहले तो हम आपको यही बता दें कि जो न्यूरॉन है वो कैसा शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द है। ये होता है न्यूरॉन, NEURON। न्यूरॉन कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र है। तो आपको किस चीज का चित्र बनाना है, आपको जो चित्र बनाना है वो तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना है। किस किस चीज का आपको चित्र बनाना है, तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये किसका चित्र है, ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। अब यहां पर जो तंत्रिका तंत्र, इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। कितने, 3। पहला पहला होता है कोशिका काय, कोशिका काय। दूसरा क्या है, दूसरा है द्रुमाच्छ, दूसरा क्या होता है, द्रुमाच्छ। और तीसरा होता है तंत्रिकाच्छ। क्या होता है, तंत्रिकाच्छ। नाम तो भाई आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नाम थोड़े से कठिन है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। पहला है कोशिका काय, दूसरा है द्रुमाच्छ और तीसरा है तंत्रिकाच्छ। 3 भागों में विभाजित होता है कौन, तंत्रिका तंत्र जो है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, वो 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। वैसे इसको यहां पर भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा लगता है ना। कैसे लिखते हैं इसको, कोशिका काय, ठीक। दूसरा द्रुमाच्छ और तीसरा तंत्रिकाच्छ, ठीक। चलो अभी देखो ये चित्र देखते हैं। ये बना हुआ है चित्र, ये जो बीच में ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, ये केंद्रक है। क्या ये, इतना ज्यादा बना दिया, क्या ये केंद्रक है, क्या ये, तो केंद्रक कहां पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा ये वाले हिस्से में। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा कोशिका काय है। क्या हिस्सा है ये, कोशिका काय है। कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है। इसी कोशिका काय से ये देखो इस तरह से पतले पतले ऐसे, और फिर ये चला गया आगे चल के लंबा हो जाएगा, ये शाखाओं में बढ़ जाएगा। किसे बढ़ जाएगा, शाखाओं में आगे चल के, है ना।
ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्रुमाच्छ। क्या कहते हैं इसको? द्रुमाच्छ कहते हैं। ये जो द्रुमाच्छ है ये आगे की तरफ चला जाएगा, ऐसे कहां चला गया? आगे की तरफ लंबाई में वृद्धि कर जाएगा, और वृद्धि करके इस तरह से शाखाओं में वृद्धि करके शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, और आखिरी में यहां पर ये कुछ ऐसे बल्ब के आकार की संरचना बनाएगा। कैसी संरचना बनाएगा? बल्ब के आकार की संरचना बनाएगा। ठीक। तो ये जो लंबाई में ये जो विभाजित हो गया ऐसे, इसको क्या कहते हैं? इसको तंत्रिकाच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाच्छ कहते हैं। तो पहला बेटा हो गया कोशिका काय, दूसरा हो गया द्रुमाच्छ, और तीसरा हो गया तंत्रिकाच्छ। कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक। कोशिका काय के अंदर ही हमको क्या मिल जाता है? केंद्रक। कोशिका काय के अंदर क्या मिल जाता है? केंद्रक मिल जाता है। और इसी के अंदर हमको क्या मिल जाएगा? छोटे छोटे से कण मिल जाएंगे, जिनको निसिल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? निसिल कण कहते हैं। ये निसिल कण हमको इस तरह से यहां पर छोटे छोटे से निसिल कण हमको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? निसिल कण हो गए, जो कहां पाए जाएंगे? कोशिका काय में पाए जाएंगे। और कोशिका काय में क्या मिल जाएगा हमको? केंद्रक मिल जाएगा। ठीक। इसके अलावा ये तंत्रिकाच्छ मिल गया। तंत्रिकाच्छ में आप क्या देख रहे हैं? ये एक मोटी सी ऊपर से परत है। ठीक। ऐसे नीचे भी है। इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को कहते हैं माइलिन आवरण। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं माइलिन आवरण कहते हैं। और इस परत के बीच में, जैसे कि यहां पर ये देखो, यहां पे खाली स्थान है। जैसे कि यहां पर क्या है? खाली स्थान है। यहां पर क्या है? खाली स्थान है। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेनवियर नोड। क्या कहते हैं बेटा? रेनवियर नोड। ये जो खाली स्थान है, इन खाली स्थान को क्या कहते हैं? रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक है। जहां पर माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक। और जहां पर माइलिन का आवरण है और जहां नहीं भी है, वहां पर भी कुछ इस तरह से काली काली से, ये जो चित्र आपको यहां पे दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहां पर छोटी छोटी सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं श्वान कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? श्वान कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो तंत्रिकाच्छ एकदम आखिरी तक गया है, और आखिरी में जाने के बाद देखो, ये इस तरह से जो विभाजित हो गया है, और ये बल्ब के आकार की संरचना बना रहा है। इस बल्ब के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? इस बल्ब के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिनेप्टिक बल्ब। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। ठीक है। ये जो सिनेप्टिक बल्ब है, ये एक तरह का रसायन स्त्रावित करता है। क्या स्त्रावित करता है? रसायन स्त्रावित करता है। ठीक है। इस रसायन को क्या कहते हैं? इस रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये एक तरह का रसायन है। क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? एक तरह का रसायन है। ठीक है। जो कौन निकाल रहा है? सिनेप्टिक बल्ब निकालता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये बेटा पूरा का पूरा चित्र है। किसका चित्र है? जो है न्यूरॉन का चित्र है। न्यूरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका
तंत्र कहते हैं जिसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय में आपको केंद्रक मिल जाता है और निशिल कण मिल जाते हैं। द्रुमाक्ष शाखान्वित होता है जो शाखाओं में विभाजित होता है। एक द्रुमाक्ष आगे चल करके लंबाई में वृद्धि कर जाता है, इस लंबाई को क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इस तंत्रिकाक्ष में मोटा मोटा क्या पाया जाता है? माइलिन के आवरण पाए जाते हैं। जहां पर माइलिन के आवरण नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक, इसके अलावा माइलिन आवरण में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको श्वान कोशिका कहते हैं। ये जो तंत्रिकाक्ष है आगे चल करके कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है और ये जो शाखाएं इनको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। ये सिनेप्टिक बल्ब एक तरह के रसायन का स्त्रावण करती हैं। इस रसायन को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो क्या है? एक रसायन है। ठीक, ये बेटा किसका चित्र है? तंत्रिका तंत्र का चित्र है जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब किसके नाम लिखने पता नहीं, देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कह रहा है ऊतक, किसका नाम बताना है? ऊतक का नाम बताना है जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। बताओ भाई, तुम लोगों को पढ़ाया था ना, कौन सा ऐसा ऊतक है जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है? तो उसका नाम है एपिथीलियम। क्या नाम है? एपिथीलियम। ठीक, एपिथीलियम कौन सा ऊतक है? जंतु ऊतक है। हमने आपको बताया था एपिथीलियम 4 तरह के होते हैं। जो मुंह के स्तर का निर्माण करता है वो कौन सा एपिथीलियम है? वो है सल्की एपिथीलियम। कौन सा एपिथीलियम है? सल्की एपिथीलियम। ठीक, चलो पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? ऊतक, कौन सा ऊतक बेटा? जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला। याद करो हमने आपको पढ़ाया था संयोजी ऊतक, पढ़ाया था। जंतु ऊतक में पहला एपिथीलियम है, दूसरा संयोजी है। संयोजी ऊतक में हमने आपको रक्त भी पढ़ाया था। इसके अलावा अस्थि और उपास्थि पढ़ाया था। अस्थि में आपको हमने 2 भाग पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था स्नायु, एक पढ़ाया था कंडरा। स्नायु क्या होता है? स्नायु जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशियों को अस्थि से जोड़ना है, तो पेशियों को जो अस्थि से जोड़ता है वो कौन है? वो होता है कंडरा। वो क्या होता है? कंडरा। ठीक है ना, कंडरा किसका भाग है? अस्थि का ही एक भाग है, क्योंकि अस्थि में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ते हैं, एक स्नायु पढ़ते हैं, एक कंडरा पढ़ते हैं। जो कंडरा है वो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है और जो स्नायु वो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। ठीक, तो ये जो स्नायु और कंडरा है दोनों अस्थि के भाग हैं। अस्थि और उपास्थि ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था? संयोजी ऊतक में पढ़ा था। ठीक है, ये कौन सा लेक्चर है? तो मुझे लगता है ये होगा आपका लेक्चर नंबर 4। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल जानना है तो आप लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। वहां पर आपको एक एक डिटेल बाकायदा पूरी पीपीटी सहित लिखा हुआ सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ऊतक जो भोजन का, कौन सा ऊतक जो भोजन का संवहन करता है? क्या करता है? संवहन करता है। संवहन का मतलब है स्थानांतरण। तो ये तो हमने आज ही आपको पढ़ाया है कि पादप ऊतक में होते हैं जटिल ऊतक, पढ़ा है? जटिल ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक पहले पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक में हमने आपको 2 बताए थे, एक सरल और एक जटिल, ऐसे आते हैं। पादप ऊतक में कौन सा? एक विभज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के 2 हिस्से, पहला सरल और दूसरा जटिल। अब जटिल के 2 हिस्से, जटिल के 2 उदाहरण कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। पूछ क्या रहा है? भोजन का संवहन। किसका संवहन? भोजन का। तो भोजन का संवहन कौन करता है? तो भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक करता है। ठीक है, ये सारे के सारे देखो क्या पूछे गए हैं, सब के सब क्या पूछे गए? ऊतक के बारे में पूछा गया है ना। सबका सब क्या पूछा जा रहा है? ऊतक पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? ऊतक। तो ये चैप्टर ही ऊतक है तो उसी के बारे में बताना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि वो ऐसा ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता हो। किसका संचय करता हो? वसा का संचय करता हो। तो वसा का संचय करने वाला कौन सा ऊतक होता है? तो वसामय ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? वसामय ऊतक होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। करत तरल अधात्री। तरल अधात्री बेटा किसका उदाहरण है? तरल अधात्री किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
संयोजी ऊतक का, ठीक है, जिसमें तरल अधात्री में क्या क्या आ जाएगा, तरल में क्या क्या आ जाएगा, इसमें रक्त आ जाएगा। तरल में क्या आता है, रक्त आता है। रक्त में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कुछ संगठित पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसकी चर्चा करी थी। पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स, इसकी भी चर्चा करी थी। तो ये सब किस में आ जाएगा, रक्त में आ जाएगा। प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। रक्त आ जाएगा संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में क्या आ जाएगा, रक्त आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, अस्थि उपास्थि के बारे में पढ़ा था, है ना, अस्थि के बारे में पढ़ा था, उपास्थि के बारे में पढ़ा था। तो ये सब क्या है, ये सब रक्त हैं, जिसमें ये सब संयोजी ऊतक है, जिसमें रक्त क्या है, वो तरल अधात्री है। रक्त क्या है, तरल अधात्री है। और तरल अधात्री पूछा गया तो तरल अधात्री क्या है, वो रक्त है। और रक्त क्या है बेटा, संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब कह रहा मस्तिष्क में, मस्तिष्क में स्थित ऊतक। तो मस्तिष्क में कौन सा ऊतक स्थित होता है बेटा, तो मस्तिष्क में जो ऊतक स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तंत्रिका ऊतक, है ना, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ये देखो, ये क्या है, ये न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर के बना है, तंत्रिका ऊतक से मिलकर के बना है। तो ये जो तंत्रिका ऊतक है, ये हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, हमारे मस्तिष्क में है और हमारे मेरुरज्जु में पाई जाती हैं। तो मस्तिष्क में कौन सा ऊतक उपस्थित है बेटा, तो वो तंत्रिका ऊतक है, ठीक है, मस्तिष्क में होता है। और कहाँ मिल जाएगा, और हमको मिल जाएगा मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा, मेरुरज्जु में भी मिल जाएगा। कौन, तंत्रिका ऊतक हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर किस किस के ऊतक के जो कौन कौन से उदाहरण हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने करी है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या करे, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका क्या है। एपिडर्मिस के बारे में हमने आपको बताया था कि एपिडर्मिस क्या है, सबसे पहली परत बनाता है। जो एपिडर्मिस है वो पौधों में सबसे पहली परत बनाता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से, ज्यादा बड़ा बना दिए, छोटा बनाते हैं, ठीक। अब यहां पर किसकी परत पाई जाएगी, तो यहां पर पाई जाएगी क्यूटिकल की परत, ठीक है। ये किसकी परत है, ये क्यूटिकल की परत है। लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको ये डीपली पढ़ाया है, ठीक है। और एपिडर्मिस क्या है, ये, ठीक। तो ये क्या है, ये है एपिडर्मिस, ये क्या है, ये है क्यूटिकल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एपिडर्मिस के बारे में, किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, एपिडर्मिस के बारे में पूछ रहा है कि एपिडर्मिस की क्या भूमिका है पौधों में। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, तो नंबर एक जो एपिडर्मिस है वो रक्षात्मक आवरण बनाता है। नंबर 2 जो एपिडर्मिस है वो आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करता है। नंबर 3 यांत्रिक आघात और रोगाणुओं से पौधों की रक्षा करता है, ठीक। नंबर 4 रंध्रों के माध्यम से, रंध्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा, रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन सी गैसों का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। तो ये 4 मुख्य कार्य हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्या है कि पौधों का ऊपरी आवरण बनाता है, ठीक है, जो कैसा होता है, रक्षात्मक होता है। कैसा होता है, रक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करेगा, आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करेगा। और क्या करेगा, रोगाणुओं से रक्षा करेगा। और क्या करेगा, रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करेगा। कौन करेगा, ये पौधों में पाए जाने वाला एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपरी परत बनाता है। लेकिन उसके भी ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्यूटिकल होता है, ठीक है ना। तो क्यूटिकल सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्या मिल जाएगा हमको, एपिडर्मिस मिल जाएगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है, निम्न में से दी गई तालिका को पूर्ण करिए। चलो भाई तालिका को पूर्ण करते हैं। ये पूछा गया है स्थायी ऊतक के बारे में। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पादप ऊतक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था,
पादप ऊतक पढ़ाया था, और हमने आपको बताया था कि पादप ऊतक में आपको दो तरह के ऊतक मिलेंगे, एक तो ये है और एक इधर। तो दो तरह के ऊतक की चर्चा करी थी हमने पादप ऊतक में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक देखा था क्या होता है, विभज्य ऊतक होता है, विभज्य ऊतक क्या होता है, एक विभज्य ऊतक होता है, ठीक। पादप ऊतक कितने तरह के, दो देखे थे, एक विभज्य ऊतक होता है, और विभज्य ऊतक में क्या होता है, जो कोशिकाएं वो विभाजित होती हैं, ठीक। जब कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देंगी तो वो क्या बनाएंगी, वो स्थायी ऊतक बनाएंगी, ठीक। तो पादप ऊतक में दो तरह के, एक विभज्य ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। तो विभज्य ऊतक में जो कोशिकाएं वो विभाजित होती करती हैं और उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। जो स्थायी ऊतक होते हैं उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब जो स्थायी ऊतक है उसको पूछा गया है तो उसकी चर्चा करते हैं। स्थायी ऊतक में दो तरह के मिल जाएंगे, सरल और जटिल। याद आ रहा है, अभी पढ़ाई सबसे पहले इसी से ही शुरुआत हुई थी, सरल और जटिल। अब सरल के उदाहरण तीन होंगे, याद करो। सरल ऊतक और जटिल ऊतक के अंतर की चर्चा हम लोगों ने करी थी, सबसे आखिरी में क्या पढ़े थे, उदाहरण। तो यहां पर बस वही देखने हैं। तो सरल ऊतक कितने हैं, तीन। पहला कौन सा है, पहला है पैरेन्काइमा, इसने गायब कर दिया है, हम लोग उसको लिख देंगे। पहला क्या है, पैरेन्काइमा, पहला क्या है, पैरेन्काइमा। दूसरा इसने लिख दिया है कोलेनकाइमा। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। तो ये तीनों हो गए। जो सरल स्थायी ऊतक है उसके तीन वो होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक। इसी तरीके से जटिल है, तो जटिल में भी दो होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा कौन होता है बताओ जल्दी से, तो दूसरा होता है फ्लोएम। कौन होता है, फ्लोएम, ठीक। अगर आप बात करोगे जाइलम की, किसकी बात करोगे, जाइलम की, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम पानी तथा खनिज, पानी तथा खनिज लवणों का पानी तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, स्थानांतरण करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करेगा, ठीक। जाइलम में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कितने तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो चार तत्वों से मिलकर के बना होता है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहां पर देखा था, फ्लोएम भी इसी तरीके से चार कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। चलो, और ये हो गया इस तरीके से सारा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, कहीं पर खाली खाली बॉक्स छोड़ दे और कहीं पर कुछ कुछ नाम लिख दे और फिर आपसे पूछे। तो इस तरीके से ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया। पूरा चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ऊतक, इस ऊतक को जो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 के माध्यम से, छठा लेक्चर आज हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने सारे के सारे एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहां पर आपके लिए लाए वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी तरह से रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो जब आप लेक्चर को पढ़ेंगे, लेक्चर को समझेंगे तो वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि रह गई है या आपको कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक रह गया हो जो आपको ना समझ में आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आज आपका जो है दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब जब हम आएंगे आगे तो आपको जो है जीव विज्ञान में तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। हालांकि आप लोगों में साइंस चलती है तो साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, जिसको बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के हम लोगों ने दो चैप्टर को पढ़ लिया है। एक जो कोशिका के बारे में पढ़ा है, उसके कई सारे लेक्चर थे, शायद हमको लगता है 60 से 8 लेक्चर में उसको हम लोगों ने खत्म किया था। छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए लेकर के आते हैं और लेक्चर को टॉपिक वाइज समझते हैं। इसके बाद जो जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो लाए जाते हैं और एनसीईआरटी के माध्यम से पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप उसको पढ़िए, अपने दोस्तों को भी क्या करिए, उसको भी रेफर करिए, जिससे वो भी इन सब चीजों का फायदा, उसका लाभ उठा पाए। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।